तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई पॉइंट 02 पे। दोस्तों, कल हमने जाना था उत्तराखंड के राज्य पशु राज्य चिह्न के बारे में। आज इसी क्रम में जानेंगे दोस्तों उत्तराखंड के राज्य पुष्प के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसीज हैं और आने वाले भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। अभी तो फ़िलहाल पेपर रुके हुए हैं क्योंकि नकल माफियाओं का पकड़ने का सिलसिला अभी जारी है दोस्तों, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका था, जिनकी वजह से ये था कि पैसे वाले भर्ती हो गए देकर, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मेहनत करते रह गए। तो दोस्तों, इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप पढ़ाई करते रहें लगातार, पक्का सिलेक्शन इस बार लेना है दोस्तों। दोस्तों, इस क्रम में शुरू करते हैं आगे। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रह्मकमल का फूल एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम जो है सुसूरिया अबलेटा है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल और कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फल कहते हैं। दोस्तों, इसमें आपको पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा। जैसे ही एक पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद जो है उसको आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले फैक्ट दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिया जाएंगे, आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। पहले आपको पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा दोस्तों इसमें। यह है दोस्तों, देखिए ब्रह्मकमल, हल्का सा बैगनी रंग का, काफ़ी सुंदर फूल है। मैंने इसमें इमेज भी यूज़ किया ताकि आपके दिमाग में बनी रहे दोस्तों। उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं चीज़ें। तो दोस्तों, कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहते हैं। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजाति और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना है वहाँ पर उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्प का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, जो हिमालय में जो पुष्प खिलते हैं, सारे बहुत सारे खिलते हैं, तो उनका जो राजा होता है वो होता है ब्रह्मकमल। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं ये ब्रह्मकमल की विशेषताएं। दोस्तों, इस हिसाब से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें विशेषता सब कुछ इसमें बताऊंगा आपको पूरा डीपली। चाहे वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, इसको ज़रूर देखें, आपका रिवीजन होगा। अगर आप परीक्षा वाणी, वन लाइनर, पीएससी की किसी भी बुक से स्टडी कर रहे हैं तो उसको लेकर बैठें दोस्तों, वीडियो चलाएं, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। तो ब्रह्मकमल बैगनी रंग का होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अभी एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हल्का हल्का बैगनी रंग है नीचे से देखिए, और गुच्छ टाइप में खिला हुआ है पूरा। तो ब्रह्मकमल के पौधे की ऊंचाई जो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है। ब्रह्मकमल फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है, यानी जुलाई से सितंबर तक, यानी अगले महीने तक खिलेगा दोस्तों ये। अभी अगस्त में भी ये खिला होगा। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि दोस्तों ब्रह्मकमल का पुष्प कब खिलता है। तो एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे के जड़ों को पीसकर हड्डियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इसी क्रम में हम अपने उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। काफ़ी सुंदर वृक्ष हैं दोस्तों, ये देखिए लाल फूल खिलते हैं इसमें दोस्तों। और कहीं कहीं ऊंचाई पर दोस्तों इसमें 11,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई में सफ़ेद बुरांस भी मिलता है। ये फिलहाल लाल बुरांस का वृक्ष देखिए आप दोस्तों, काफ़ी सुंदर। उत्तराखंड को स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी प्राकृतिक संपदा है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं दोस्तों, जो दुर्लभ हैं। तभी उत्तराखंड को दोस्तों स्वर्ग कहा जाता है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक यह सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेरान ऑर्बोरियम है। कई बार एग्जाम में सीधे डायरेक्टली पूछा गया है दोस्तों, बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है, तो रोडोडेरान एर्बोरियम है, यह आपको याद रखना है।
बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं एवं कन्नड़ में बुरांस को पिल्ली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। पिछली बार ही पेपर में बना था दोस्तों, बुरांस को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो बुरांस को नेपाल में गुरांस कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। बुरांस वृक्ष की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बुरांस का फूल जो होता है उसका रंग चटक लाल एवं सफ़ेद रंग के बुरांस जो है अभी मैंने बताया आपको ऊपर 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने अगर जो कुमाऊं से देखा होगा तो फूलदेई त्यौहार मनाते हैं, उस टाइम पे बच्चे इनको तोड़ के लाते हैं, काफ़ी अच्छा फूल होता है, खिले रहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो मार्च में मनाया जाता है वो त्यौहार भी। बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। आपको हर एक चीज़ दोस्तों नोट करनी है अपने दिमाग में दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं छोड़ा है, जो कुछ कई किताबों से इकट्ठा करके मैंने ये यहाँ पर वीडियो बनाई है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हमारा मोनाल, ये देखिए कितना सुंदर पक्षी है, नीले रंग का ऊपर हल्का, ये देखिए इसके सिर पर कलगी दोस्तों, बहुत अच्छा खूबसूरत पक्षी है ये। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। दोस्तों जो हमारा यूकेएसएससी का पेपर बनता है उसमें हमारे राज्य के जितने वो हैं, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य तितली, हर किसी न किसी सभी एग्जामों में इनमें से एक का वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाता है, तो आपको सभी का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना है। तो इसी प्रकार मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पिजेनस, यह आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल पक्षी है। डाफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी हैं दोस्तों। डाफिया पक्षी हैं जो वो भी मोनाल परिवार से ही इनका एक सदस्य संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल कहा जाता है। स्थानीय भाषा दोस्तों जैसे कि कई चिड़िया को देखा होगा आपने, हर एक क्षेत्र में अलग नाम से पुकारा जाता है, वैसे ही जो मन्याल व मुनाल का कहा जाता है ऐसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। मोनाल पक्षी जो है दोस्तों राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोनाल फैजेट परिवार का पक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां एम्फिफेलस, सेकेलेटरी, ल्यूरी एवं लिफोफोर्नियस आदि पाई जाती हैं। कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीलेगरू, सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसके। मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। पूछा जाएगा दोस्तों नेपाल में मोनाल को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर राइट मानना है दोस्तों। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे कुछ भी, तो आपको डंगन पे क्लिक करना है। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल में भी पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं हम दोस्तों मोनाल पक्षी की विशेषता। दोस्तों जो ये मोनाल पक्षी हैं घोंसला नहीं बनाती हैं, यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे दे देती हैं। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था। सॉरी, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसके सिर पर दोस्तों, यह है कलगी दोस्तों इसके सिर पर, अगर आप साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोनाल पक्षी में प्रजनन की क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है, यानी जो मोनाल है दोस्तों आलू की फसल को भी काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि इसका प्रिय भोजन जो है वो आलू ही है। हिमालय पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है, क्योंकि दोस्तों यह दुर्लभ जीव है, इनको संरक्षित करना जरूरी है। आजकल आपने देखा होगा जिस हिसाब से वनों में आग लगती है हमारे, उससे कई वन्य जीव, कई वृक्ष जो है नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण आग लगती है, कई बार जो है मानव के ही गलतियों से आग लग जाती है दोस्तों। हमें अपने वनों को बचाना है, अपनी वन संपदा को बचाना है, तभी हम भी रहेंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं।
राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई। दोस्तों पूछा जा सकता है राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार मोनाल की गणना कब कराई गई थी, तो आपको राइट आंसर मानना है 2008 में। तो 2008 में राज्य में कुल मोनालों की संख्या जो थी वो थी 919 दोस्तों। अब हम जान लेते हैं अपने राज्य तितली कॉमन पिकॉक के बारे में। पूछा जाएगा हमारे राज्य तितली का नाम क्या है, तो आपको आंसर मानना है कॉमन पिकॉक। वहाँ पर आपका 1 नंबर डन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कॉमन पिकॉक ये हमारे राज्य तितली हैं। कितनी खूबसूरत तितलियाँ हैं दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोक मोर को राज्य तितली घोषित किया गया था। कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती हैं। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पैम्पिलियो बाइनर है। आप कुछ याद रखें ना रखें दोस्तों, इन सभी के जो है वैज्ञानिक नाम आपको ज़रूर से याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। क्योंकि 25 पॉइंट से भी दोस्तों सिलेक्शन रुक जाता है, और 25 पॉइंट ज़्यादा है तो सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। क्योंकि बूंद बूंद के से खड़ा भरता है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। तो जो कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है वो है पैम्पिलियो बाइनर। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया दोस्तों। कॉमन पिकॉक का जीवन काल जो होता है ये कितने दिन तक जीती है दोस्तों, ये 30 या 35 दिन तक ही जी पाती है। कॉमन पिकॉक जो होती है दोस्तों वो टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। पिछली बार सीधे डायरेक्टली पूछ लिया गया था दोस्तों एक पेपर पे, ये कॉमन पिकॉक किस पेड़ पर अंडे देती है, तो ये टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। बटरफ्लाई, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। जैसे बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको मानना है देहरादून। देहरादून के लच्छीवाला में। तो कब खोला गया था बटरफ्लाई पार्क, देहरादून में आता है, तो आपको करना है 2016। मैं कल आपके लिए, आज ये पार्ट कंप्लीट हो गया, कल आपके लिए इसके मैं क्वेश्चन डालूंगा दोस्तों। आपको प्रैक्टिस सेट जरूर से देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और आज तक यूकेएसएससी ने इस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं वो भी मैं आपको इसमें ज़रूर दूंगा सभी पेपरों के। अब जान लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र हमारा ढोल है। कब घोषित किया गया, क्या इसकी विशेषताएं, इसके बारे में सब कुछ है ये जानते हैं वीडियो में। यह देखिए दोस्तों ढोल तो आप सभी ने देखा होगा, सब पहाड़ से हैं जो, क्योंकि हर मंगल कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य वाद्य यंत्र घोषित किसकी सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, तो आपका मानना है भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। कब घोषित किया गया, 2015 में। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों, जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरे की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे जो मंगल वाद्य, घर में पूजा पाठ होती है, शुभ विवाह होता है, कोई कार्य होता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ढोल ही बजाया जाता है। ढोल से नौबत या निमति, रहमानी, बड़े आदि तालें बजाई जाती हैं। नौबत प्रातः काल में ओझी जाति के लोग पड़ पड़ताल बजाते हैं, 22 पड़ताल बजाते हैं दोस्तों। जो नौबत प्रातः काल में बजाई जाती हैं ओझी जाति के लोगों द्वारा 22 पड़तालें बजाते हैं। मांगलिक का शुरू होने से पहले बड़ा ताल बजाई जाती है। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों। आईने अकबरी हैं जो लिखी है उसमें जो है ढोल वाद्य का यंत्र का उल्लेख मिलता है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता, यह पूछा गया था दोस्तों, एकमात्र राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता वह उत्तम दास जी हैं। यह आपको याद रखना है दोस्तों। जो राज्य में ढोल वाद्य ज्ञाता है वह उत्तम दास जी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है, मैं इसको आप में सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो यूकेएसएससी का सिलेबस है दोस्तों उसी हिसाब से तैयारी करी जाएगी, क्योंकि अभी पेपरों का टाइम है। कई लोगों का पुलिस का फिजिकल जो है दोस्तों काफ़ी कम का बना, 60, 65, 70, 75 इतने पे हैं दोस्तों। तो उन लोगों के लिए अभी काफ़ी अच्छा मौका है, ये मैं बता दूँ, क्योंकि अभी पेपर होने में टाइम है दोस्तों। इस हिसाब से उत्तराखंड में अभी चल रहा है नकल माफियाओं को पकड़ने का सिलसिला, एक के बाद एक नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं। ये दोस्तों एक खुशखबरी भी है, क्योंकि ये कई हद तक कम हो जाएगा बाद में, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोगों को तैयारी करते रहनी है। आपका फिजिकल कितना बना वो आप मायने नहीं रखता, आपको बस 80 प्लस पे टारगेट रखना है दोस्तों रिटर्न में।
उत्तराखंड राज्य के अन्य प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 2011 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। जो हमारी भारत की भी राजभाषा है दोस्तों, वो हिंदी है और राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसमें बताऊंगा आपको राजभाषा राष्ट्रभाषा बोली में क्या फ़र्क होता है। आप अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत उम्मीद देगा और मैं तभी आगे वीडियो बना पाऊँगा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है दोस्तों, उसको 2010 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिह्न जो मैंने कल आपको पढ़ाया और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण दोस्तों 2001 में किया गया था। तो दोस्तों आज का एक टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। कल आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए थे इस पार्ट से, वो आपको मैं सारे दूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को एक ज़रूर करें और तैयारी करते रहें दोस्तों। डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो इस बार ज़रूर वर्दी लेनी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए तैयारी करते रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड।